नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ नया टॉपिक पीरियडिक टेबल और उस पीरियड टेबल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और मैं वन बाय वन ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज और जो ब्लॉक वाइज है उन सभी की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, आज मैं जो पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा एस ब्लॉक के बारे में। लेकिन एस ब्लॉक को स्टार्ट करूं उससे पहले इसके तत्वों के क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में प्रेजेंट एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो अपने पास पीरियडिक टेबल है उसको जनरली 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। कौन से ब्लॉक में? 4 ब्लॉक, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। दोस्तों अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं दोस्तों, तो एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप दे रखे हैं। अच्छा, आवर्त सारणी में ये तो पता ही है कि जो पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड या आवर्त है वो 1 से लेकर के 7 तक है। और जो ग्रुप है दोस्तों, वर्ग जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं अपने पास टोटल 1 से लेकर के 18 तक। ये हमें पता है। हमें यहाँ रोमन वर्ड में भी पता होना चाहिए दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने जो वीडियो लेक्चर डाले हैं वो इसी आवर्त सारणी बेसिस पर डाल रखे हैं, कम से कम 4 से 5 वीडियो लेक्चर। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या जो आइकन बटन है राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वहां मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में आपको उस पूरी प्री टेबल उस पूरे टॉपिक का लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एस ब्लॉक को 2 भागों में बांट रखा है दोस्तों। एक पहला जो ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं बोलते हैं, धातुएं बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलते हैं या क्षार धातुएं बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो वर्ग होगा उसको अपन बोलेंगे दोस्तों क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातुएं। इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं दोस्तों, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। आप समझते जाइएगा यहाँ पर एक एक बार में। यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। देखिए दोस्तों, फ्रेंशियम यहाँ एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और इस रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्ध आयु दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 21 मिनट। कितनी दे रखी है? 21 मिनट दे रखी है दोस्तों। मैं ये एनसीईआरटी का पोर्शन करा रहा हूँ और क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन अपने पास बनेंगे तो ये मैंने एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो वर्ग है अपने पास, पहला वर्ग है, इसी वर्ग की बात करें तो यहाँ पर इनके बाह्यतम कोश में या मैं कह दूं वैलेंस सेल या संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और अपनी +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगी। अब देखो संयोजकता कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मैं ये कह दूं कि जो संयोजकता है, जो वैलेंसी है, वो भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन अवस्था आ जाएगी, ध्यान रखना, और वैलेंसी के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर मैं क्षारीय मृत धातुओं की बात करता हूं तो क्षारीय मृत धातुओं में एक ध्यान रखना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये वर्ग दूसरे का जो तत्व है बेरिलियम, वो दूसरे वर्ग में तो आएगा। क्षार धातु, ध्यान रखना दोस्तों, क्षारीय मृत धातुओं का जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम में एक अपवाद है और ये है बेरिलियम अपवाद। क्योंकि बेरिलियम क्षारीय वर्ग दूसरे का तो तत्व होगा लेकिन क्षारीय मृत धातु नहीं कहलाता दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बची हुई है वो क्या कहलाती है अपने पास? क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। याद रखना दोस्तों, ये सेकंड वर्ग का तत्व तो होगा लेकिन क्षारीय मृदा धातु नहीं होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखिए दोस्तों, अब इसी वर्ग के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मैं बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो वर्ग नंबर है, वर्ग का जो नंबर है वही उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर भी वर्ग 2 है तो वही इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी और ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसकी वैलेंसी की मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों।
पी ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, पी ब्लॉक की, ये तो था अपने पास एस ब्लॉक। अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक को दोस्तों 13 से लेकर के 18 वर्ग तक इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां हमें रोमन वर्ड का भी ध्यान रखना है। यहां ये मैं बोरोन परिवार, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन परिवार और नोबल गैसेस में ले लेता हूं। ध्यान रखना दोस्तों, हीलियम के बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये अपवाद है कि ये बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद ये किस में रखा जा रहा है, नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस के, या मैं कह दूं नोबल गैस कह दूं या उत्कृष्ट गैस कह दूं, इन उत्कृष्ट गैसों के नोबल गैसेस, दोस्तों हिंदी वर्ड का ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं सही तरीके से, प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है। उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें। इन उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपवाद कौन है दोस्तों, हीलियम के बाह्यतम कोश में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दोस्तों, ये वर्ग हो गया 13वां, ये हो गया 14वां, ये हो गया 15, ये हो गया 16, और ये हो गया 17, और ये हो गया दोस्तों 18वां वर्ग। ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों, इसको रोमन वर्ड में क्या बोलते हैं, रोमन वर्ड में इसको बोलते हैं 3rd ए, इसको 4th ए, इसको 5th ए, ये इस बार पूछा जा सकता है दोस्तों 6th ए, 7th ए, और ये केवल और केवल 8th। इसमें कोई ए और बी नहीं होगा दोस्तों। अब बचे हुए हैं 1st ए और 2nd ए के बारे में। तो दोस्तों 1st ए और 2nd ए हमारे पास एस ब्लॉक के तत्व होंगे। इसको आप 1st ए कहेंगे दोस्तों, और इसको बोलेंगे अपन 2nd ए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, देखो किस ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। आपको क्या करना है, ये जो कॉमन वर्ड है एक को छोड़ करके, ये देखिए मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, यही इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 13वें वर्ग के लिए बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 14वें वर्ग के लिए बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम होगा दोस्तों। इसको आप चाहें तो बैंगन, आलू गाजर इन थैला के नाम से याद कर सकते हो दोस्तों। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और पीबी। ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन फैमिली का एक तत्व पीबी, इसका कोई भी एलोट्रोप नहीं है। क्या कह रहा हूं, कोई भी एलोट्रोप इसका नहीं है दोस्तों, यानी इसका कोई भी अपर रूप नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये किसी समय SET सेट का जो एग्जाम लगा था 2009 के अंदर ये आया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, काशी गए शंकर प्रभु। ऐसे ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ दोस्तों। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ OCTPO, इसको याद करने की तरीका है OCTPO, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, ये इसका एटम नंबर होता है 83 और इसका नंबर होता है 84। तो 83 के बाद वाले जो तत्व होंगे दोस्तों, 83 के बाद वाले तत्व यानी फ्रॉम 84, वो सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। क्या होंगे दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एनसेटिन। याद रखना दोस्तों, ये गैसेस अवस्था में पाई जाती हैं, ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं, और ये सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना, थर्मो का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब किसी एलिमेंट की बात की जाती है जो नेचुरली प्योर स्टेट में पाया जाता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि इनकी एंथैल्पी फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा हूं, एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ पर इनकी 0 होती है। ये आपको जब थर्मो में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा दोस्तों। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन या लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन यहाँ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करें नोबल गैसेस की, तो हीलियम ऊपर है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। इसके अलावा दोस्तों नए तत्व भी खोजे जा चुके हैं, आप चाहे तो इनको भी लिख सकते हो। यहां मैं लिख रहा हूं, इसके अंदर हो गया NH,
फिर आ गया एफ एल दोस्तों, एफ एल। इसके बाद में आ गया अपने पास मैक, यहाँ मैक आ जाएगा नाइट्रोजन परिवार में। इसके अलावा दोस्तों टीएस और ओजी आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास इसके अंदर टीएस, इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों टीएस, और मैंने उल्टा लिख दिया क्या शायद, एक मिनट, NH आ गया, FL आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन परिवार के लिए हो गया मैक, फिर LV, अच्छा ये बच गया, मैक के बाद में LV। यहाँ दोस्तों जो ऑक्सीजन परिवार है उसका जो तत्व होगा LV होगा। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट हो जाएगा TS, और इसके बाद में जो लास्ट बच रहा है दोस्तों वो हो जाएगा रेडोन के नीचे OG। ये नए जो तत्व हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वैसे इनका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, केवल एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सके। तो दोस्तों ये है अपने पास नोबल गैसेस, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नोबल गैसेस में ध्यान रखना दोस्तों, हीलियम, नियोन, आर्गन के अभी तक कोई भी उत्पाद नहीं बना है, लेकिन क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन की इसका भी नहीं बना है। तीनों क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन के उत्पाद बन चुके हैं दोस्तों। ये एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अपने लिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे अपन बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की, डी ब्लॉक के तत्वों की, तो इनको अपन बोलते हैं जनरली ट्रांजिशनल एलिमेंट, यानी संक्रमण तत्व बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे भी अपवाद मिलेंगे अपने को, अपवाद। यहाँ जिंक, कैडमियम, Hg और Oz, ये चार ऐसे तत्व होंगे। पहले तीन ही तत्व थे दोस्तों, अब चौथा भी याद रखना है कि ये डी ब्लॉक के तत्व तो होंगे, डी ब्लॉक के तत्व तो होंगे, लेकिन ये संक्रमण या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। क्या कह रहा हूं? ये डी ब्लॉक के तत्व तो होंगे, लेकिन ये ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं होंगे। डी ब्लॉक की बात करें दोस्तों, तो इनके बाह्यतम कोश की अगर मैं विन्यास की बात करूं तो N-1D 1 to 10 और NS 1 to 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक को चार सीरीज में बांट रखा है दोस्तों। 3D सीरीज जो कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होगी, 21 से लेकर के 30 तक। दूसरी दोस्तों 4D सीरीज जो कि इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक होगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 5D सीरीज जो कि लैंथेनम 57 से लेकर के जिंक, कैडमियम, Hg 80 तक। और ध्यान रखना दोस्तों, लैंथेनम के आगे 58 सेरेनियम से लेकर के दोस्तों ल्यूटेशियम, सेरेनियम से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक, क्योंकि यहां HF आएगा 72 से। तो ये टोटल 14 एलिमेंट्स, क्या कह रहे हैं दोस्तों, टोटल 14 एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या होंगे, लैंथेनॉइड्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों, लैंथेनॉइड्स होंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, लैंथेनम हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होगा, ध्यान रखना लैंथेनॉइड नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों 6D सीरीज की मैं अगर मैं बात करूं, 6D सीरीज सेरेनियम, यानी यहां पर हो जाएगा AC एक्टिनम से 89 से लेकर के अपने पास ये हो जाएगा दोस्तों, अपने पास 89 से लेकर के, हाँ कोपरनीशियम हो सकता है, बिल्कुल सही है, कोपरनीशियम 112, कोपरनीशियम CN 112 तक होगा। और यहाँ मैं बता दूं दोस्तों कि 90 थोरियम से लेकर के लोरेंशियम 103 तक के एक्टिनोड होंगे। ये भी कितने होंगे, 14 तत्व होंगे। ये क्या होंगे दोस्तों, अपने पास एक्टिनोइड तत्व होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? ठीक है, आगे चलें दोस्तों। एक और अपने पास बच रहा है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा? ए ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं ए ब्लॉक की बात करूं दोस्तों, तो इनको देखिए, एक तो बोलता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ मृदा धातु बोलते, दुर्लभ धातु बोलते हैं, दुर्लभ मृदा धातुएं। ऐसे ही दोस्तों बेरिलियम भी एक बहुत ही दुर्लभ धातु है। बेरिलियम जो अपन ने एस ब्लॉक में पढ़ा है, बेरिलियम भी बहुत ही रेयर मिलती है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, यानी अंतः
अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। टोटल अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं दोस्तों तो 28 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 28, जिनको दो भागों में बांट सकते हैं अपन। लेंथेनोइड्स जो कि टोटल 14 तत्व होंगे, अभी मैंने बताया। सेरेनियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक। ऐसे ही दोस्तों एक्टिनोइड्स होंगे, वो भी कितने होंगे? 14 तत्व होंगे। और ये थोरियम 90 से लेकर के लोरेंसियम 103 तक होंगे। इसमें देखने की क्या बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पर, यहाँ सारे के सारे एक्टिनोड क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व हैं दोस्तों। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। लेकिन इस लेंथेनोड में अपवाद स्वरूप देखा जाए, केवल अपवाद स्वरूप, तो यहाँ पीएम केवल एक रेडियो एक्टिव तत्व होगा। अपवाद रूप ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव तत्व होगा, रेडियो एक्टिव तत्व होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक और टॉपिक याद आ गया, एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डी ब्लॉक के अंदर एक एलिमेंट आता है टेक्नीशियम, टीसी, जिसका एटॉम नंबर 43 होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, डी ब्लॉक का केवल एक ऐसा तत्व है जो मानव निर्मित है। ध्यान रखना, मानव निर्मित तत्व यानी ह्यूमन मेड एलिमेंट, ह्यूमन मेड एलिमेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो कौन सा होगा? टेक्नीशियम होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एफ ब्लॉक के तत्वों का अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला लिखूं दोस्तों, तो n-2 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2, ये इन डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होगा। जहां अगर आप देखें दोस्तों, n की वैल्यू लेंथेनोड्स के लिए दोस्तों n की वैल्यू होगी 6। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूले में रख दूं तो 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर मैं n की वैल्यू 7 रखता हूं, n की वैल्यू एक्टिनोड के लिए दोस्तों 7 रखता हूं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 और 7s2। ये इंडिविजुअली दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आज अपन ने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं पर्टिकुलर एस ब्लॉक के तत्वों के जितने भी करैक्टर होंगे, जितने भी, भले वो आयनाइजेशन एंथैल्पी से जुड़ा हुआ हो, डेंसिटी से जुड़ा हुआ हो, साइज से जुड़ा हुआ हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी से जुड़ा हुआ हो, इनके रिएक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जुड़े हुए हो। अब इन क्वेश्चंस को मैं हर एक ब्लॉक को इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा इन टॉपिक्स के अंदर। ये मैं आवर्त सारणी जो भी टॉपिक में ले रहा हूँ आवर्त सारणी का, ये दोस्तों मैं एनसीईआरटी बेस ही ले रहा हूँ। इसमें कुछ जो भी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो कि अपने आरपीएससी में और लेब असिस्टेंट में पूछे जा सकते हैं, वो मैं ऐड करता चलूंगा प्रीवियस क्वेश्चंस के। प्रीवियस जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं साथ के साथ इसके अंदर ऐड करता हुआ चलूंगा दोस्तों। काफी हद तक आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बस आपको रेगुलर देखना है, रेगुलर अगर देखते रहेंगे दोस्तों तो आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।